Hello everyone, myself Manishka Satyapal and welcome back to our YouTube channel Quotient Learning। आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या है। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा था कि एटम्स क्या होते हैं। बात करते हैं एटम्स की प्रॉपर्टीज की, तो वो क्या कहते हैं। एटम्स जो था इंडिपेंडेंटली नहीं थे, ठीक है, क्या करते एग्जिस्ट तो कर रहे थे पर इंडिपेंडेंटली नहीं, किसी पे डिपेंडेंट हो गए। दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूट हो गए, जब एक मॉलिक्यूल बना के जब वो मैटर बना रहे तब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। सेकेंड वन कि ना ही वो बनाए जा सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। ये कुछ पार्टिकल, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, एटम्स की। अब हमें, ठीक है, एटम्स हमने जान लिया एटम क्या होता है, पर एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हम बात करें एटम के स्ट्रक्चर की तो वो कैसी है। तो स्टार्ट करते चैप्टर को, धीरे धीरे सब पता चलेगा कि क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है एटम का और क्या क्या उसके बारे में और मेन प्रॉपर्टीज है। जॉन डेल्टन एज्यूम दैट एटम इज इंडिविजिबल। तो जो हमारे ब्रिटिश के केमिस्ट थे जॉन डेल्टन, रिमेम्बर, जिन्होंने हमें कुछ थ्योरीज दी थी, तो इनके हिसाब से क्या था कि एटम क्या इंडिविजिबल है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। एटम एक ऐसी स्टेट है जिसके आगे हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक स्टेट तक ही डिवाइड हो सकता है। देन in 1866 Goldstein discovered the presence of new radiation in a gas discharge tube called them canal rays। 1866 में गोल्डस्टीन एक नए हमारे साइंटिस्ट थे, क्या डिस्कवर इन प्रेजेंस इन न्यू रेडिएशन, ठीक है, क्या न्यू रेडिएशंस को डिस्कवर करा था, किसमें, गैस ट्यूब के अंदर ने, जिनको ने क्या नाम दिया, कैनाल रेस कहा। क्या थी कैनाल रेस, एक न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक न्यू रेडिएशन क्या थी हमारी, कैनाल रेस थी। These rays were positively charged radiation which led to the discovery of subatomic particle called proton। ये जो हमारे रेडिएशन थी ना, कैसी थी, ये पॉजिटिव थी, ठीक है, कहते हैं जो आयंस आ रहे थे पॉजिटिव आयन आ रहे थे, इट मींस ऐसे कुछ ऐसे आयन आ रहे थे। तो इट मींस कि आगे के जाकर डिस्कवरी किसकी हुई, प्रोटॉन की हुई। तीन चीजें पढ़ने में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव जो हमारा चार्ज साइन आता है ना वो प्रोटॉन है, जो नेगेटिव है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रल तो न्यूट्रल है। देन कहता है these rays were positively charged radiation। ये रेज जो थी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थी, जिनने किस चीज की डिस्कवरी पे, सब एटॉमिक थ्योरी, सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ से शुरू हो चुकी थी। डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोला उसने, अभी तक हमने पढ़ा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, पर फंडामेंटल दो चीज की डिस्कवरी के बाद ना डेल्टन की जो एस्पेक्ट, डेल्टन की थ्योरी थी ना, उनको ना कहा कि नहीं भाई, एटम के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं। क्या थी वो थी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। It was then considered necessary to know how electron and proton are arranged within an atom। तब से उसके बाद फिर ये जानना ना, फिर लोगों ना क्यूरियोसिटी से बढ़ने की, ठीक है वो किस मैनर में अरेंज है उस पर्टिकुलर एटम के अंदर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है किस सीरीज में प्रेजेंट है, किस सीरीज में अरेंज्ड है, ये पढ़ना है हमें। देन फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। अब आता है मेन का, इसमें ना क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी और फिर क्या हो गया, उनके ड्रॉबैक्स आते रहे और सबको मतलब हटाते थे कि नहीं तुम भी गलत हो तुम भी गलत हो। धीरे धीरे करके हमें एक एक करके उन साइंटिस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, उनके पॉस्टुलेट्स क्या आते हैं, फिर उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, हमें ये सब चीजें एक्सेट्रा पढ़नी है। पहले साइंटिस्ट जो हमारे जिनकी थ्योरी पढ़नी है वो थे जे थॉमसन। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, किसी एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करी थी। कौन थे, पहले साइंटिस्ट। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब डिटेल में पढ़ते, बिलीफ में पढ़ते कि क्या उन्हें क्या क्या चीज उन्हें निकाली थी ढूंढ ढूंढ के, क्या क्या उनकी एक्सपेरिमेंट रहे थे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब हमें पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल
मॉडल के बारे में। थॉमसन का फुल नेम था जे थॉमसन। हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, इन्वेंशन करा था, किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ये इस चीज को नोटिसेबल में लाई थी कि हाँ चलो ये भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्हें कंपेयर करा, किससे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम के स्ट्रक्चर को किससे कंपेयर करा, क्रिसमस की पुडिंग से कंपेयर करा। अब पुडिंग के अंदर तो बहुत सारी चीज होगी, ड्राई फ्रूट्स होंगे और मिल्क होगा, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलके पुडिंग बनी होगी। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। अब उन्होंने कहा कि जो क्रिसमस पुडिंग है ना, उसके अंदर शेप दी, क्या थी, स्फेरिकल शेप है क्रिसमस पुडिंग की। अब इन्होंने बोला कि जो हमारा जो एटम है वो भी स्फेरिकल शेप में है। अब इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को किससे कंपेयर करा, उन ड्राई फ्रूट से कंपेयर करा। करंट्स दैट इज कंपेयर टू ड्राई फ्रूट्स, मतलब करंट क्या है, ड्राई फ्रूट्स ही है। इन्होंने बोला जो एटम के अंदर जो प्रेजेंट है, क्या जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसके इक्वल है, वो ड्राई फ्रूट्स के बराबर है, अगर हम कंपेयर करेंगे क्रिसमस पुडिंग से। ये तो बात है इनके स्ट्रक्चर की। अब इनकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कह रहे कि जो एटम है ना वो है तो चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का है, दैट मीन्स प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर, बट उसके अंदर क्या चीज है, अनबेडेड होना, मतलब उस चीज के अंदर, जैसे एक बाउल है, बाउल के अंदर मैं ग्लास रखती हूँ तो क्या उसके अंदर एम्बेडेड है। सो उसने हमारे थॉमसन ने क्या कहा कि जो हमारा जो एटम है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये तो उनकी पहला पॉइंट था। देन ने फिर क्या कहा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डेट मीन्स कि न्यूट्रल होंगे। अब कोई चीज ना उसमें पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है ना इसमें नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, तो क्या एक टाइम पर न्यूट्रल ही होगी वो, क्योंकि ना उसमें हम ये सकते इसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा है या इसमें नेगेटिव आयन ज्यादा है, डेट मीन्स कि ना ही उसमें कटायन ज्यादा है ना ही इसमें एनायन ज्यादा है, तो वो क्या होगी, वो जो शेल होगा वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम पूरे में क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये दो हमारे जो पॉइंट्स है किसने दिए थे, थॉमसन प्रपोज किया था। पहला क्या था कि जो एटम है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। सेकंड क्या था कि नेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Then although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, वही उनके थॉमसन के मॉडल ने क्या कहा कि ना हमारे जो एटम का स्ट्रक्चर है कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कैसे न्यूट्रल, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, कैसे न्यूट्रल है, ठीक है, बीच का है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में कि उन्होंने क्या थ्योरी दी या इनके ड्रॉबैक्स आए या नहीं आए। रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, अभी तक हमने डिस्कस करा था जे थॉमसन के एटम के मॉडल के बारे में। अब हमें डिस्कस करना है रुदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। पहला जिनका पॉइंट था क्या था, एवरी एटम हैज अ न्यूक्लियस। हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस क्या था, एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। ये बात करें बायोलॉजी के टर्म्स में तो न्यूक्लियस क्या था, ब्रेन का काम कर रहा था, एज अ ब्रेन का काम कर रहा था सेल के अंदर, सेल को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है थोड़ा डिफरेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स, या तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा या फिर नो चार्ज पार्टिकल होगा, मतलब या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, 2 चार्ज होते हैं। ये होता है एकदम सेंटर में। देन आता है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत ज्यादा छोटा है, ऑफ कोर्स होगा क्योंकि एटम भी इतना छोटा है कि वो आगे ब्रेकेबल नहीं है। अब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो कितना ज्यादा स्मॉल होगा। देन और इट इज 1/10 द साइज ऑफ एन एटम, और ये क्या एटम के साइज का भी 1/10 है, तो मतलब बहुत ज्यादा छोटा हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। जो न्यूक्लियस में ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कभी प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन इवन दो द न्यूक्लियस इज ऑफ स्मॉल साइज इट हैज अ वेरी हाई मास। वो कह रहे फिर भी न्यूक्लियस का तो स्मॉल साइज है, दैट डजंट मीन कि उसके पास जो मास है ज्यादा नहीं है। मास क्या, उसका वेट क्या, उसके पास वेट तो बहुत है उसके साइज के हिसाब से।
then nearly all the mass of an atom is inside the nucleus. मतलब एटम के अंदर, एटम को जितना भी मास होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर. दैट मीन्स कि ये मार्कर की बॉडी है, इसके अंदर जितना भी मास प्रेजेंट होगा इसकी लिड में होगा, इस पूरी बॉडी में नहीं होगा, सिर्फ इस लिड में प्रेजेंट होगा. तो ऐसे सेम इसी में कि अगर ये न्यू एटम है तो उसका जितना मास प्रेजेंट होगा इसमें होगा 0.30 ग्राम. एग्जाम्पल लेते तो नहीं होता तो बहुत ज्यादा हो गया. 0.30 ग्राम अगर इसका एटम का वेट है तो वो इस एरिया में कहीं पे नहीं होगा, प्रेजेंट होगा सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर. देन आते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसमें, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं. कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में. दैट मीन्स कि अगर ये मेरा एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे से मूव नहीं कर रहे कि यहाँ पे, अभी यहाँ पे है, देन यहाँ पे है, देन यहाँ पे है. मतलब ये अगर मेरा एटम है तो इसमें इस मूव में बात कर रहे हैं. मतलब ये रिवॉल्व करते हैं कैसे, सर्कुलर पाथ बना के ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेंगे. ये कभी भी ऐसे ऐसे, मतलब ये कि कॉन्टिन्यूस मैनर में रिवॉल्व कर रहे हैं, डिस्क्रीट मैनर में नहीं करेंगे. अब आगे बढ़ते कि और क्या चीजें थी जो रदरफोर्ड ने हमें दी थी. अब हमें जानना है रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में. बनाया किसने, इट वॉज फाउंड बाय द साइंटिस्ट अर्नस्ट रदरफोर्ड. इनका फुल नेम था अर्नस्ट रदरफोर्ड, इनका फुल नेम था. इससे पहले हमने जीजी थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने मतलब क्या क्या चीजें बताई थी. उन्होंने अपने मॉडल को किसी चीज से कंपेयर करा था, इससे मतलब बताया था वो उसके सिमिलर दिखता है किसकी तरह, क्रिसमस पुडिंग की तरह. देन he designed the model after performing alpha particle scattering experiment on a gold foil. उन्होंने अपना मॉडल कैसे बनाया था, उससे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड. किसके ऊपर, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था. स्कैटरिंग मतलब एक साथ में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. तो ये अल्फा पार्टिकल कैसे स्कैटरिंग करवाई थी उन्हें, कहाँ पे, एक गोल्ड फॉइल में. देन फिर मतलब क्या क्या उसे मिला. पहले जानते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल होता है क्या, व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम्स. हीलियम एटम होते हैं, उनके न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बताया था थोड़ी देर पहले. तो ये क्या था कि हीलियम एटम्स इट हैज अ चार्ज ऑफ +2. पढ़ा था ना कि मतलब नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं. तो इसी पे क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स पे क्या होता है, +2 का चार्ज प्रेजेंट होता है. और +2 का चार्ज प्रेजेंट है, दैट मीन्स प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन वगैरह प्रेजेंट है इसमें. देन द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो अल्फा पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है, मतलब ठीक है, मतलब फास्ट मूव मतलब ऑफ कोर्स एनर्जी होगी उसमें. जैसे कि अगर मैं फास्ट कोई वर्क कर रही हूँ या रनिंग कर रही हूँ या फिर बहुत सारी चीज कीपिंग कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, मेरे अंदर एनर्जी है उतनी हाई अमाउंट में कि मैं मतलब उस एनर्जी को यूज कर रही हूँ ऐसे, मतलब फास्ट मूव करने के लिए. सो द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, अच्छे अमाउंट में होती है, गुड अमाउंट में होती है. देन बात करते हैं इसकी वेट की, इसके मास की. द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4u. यू को हम किस चीज को डिनोट कर रहे थे, एटॉमिक मास से रिलेटेड डिनोट कर रहे थे. तो अल्फा पार्टिकल का जो मास था कितना था, 4u है. ठीक है, 4u क्या अल्फा पार्टिकल का मास है. अब पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या रदरफोर्ड ने हमें बताया था. Why did Rutherford use a gold foil? रदरफोर्ड ने, अभी हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने क्या करा था, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर किए थे एक जगह अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. तो उन्होंने गोल्ड फॉइल यूज क्यों करा, क्या रीजन रहा उसका. He selected gold foil because he wanted as a thin layer as possible. उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि उन्हें ना पतली से पतली लेयर चाहिए थी जितनी पॉसिबल हो सके. और गोल्ड फॉइल जहाँ तक बहुत ही ज्यादा पतली लेयर होती है, इसलिए उन्होंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी. ठीक है, बाकी किसी और चीज से, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, थिन चीज चाहिए थी, थिन अ लेयर एज पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो सकती थी. दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक. मतलब इतनी पतली थी ना ये, मतलब 1000 एटम्स थिक के बराबर थी. मतलब यू कैन अज्यूम, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा पतली चाहिए थी, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा थिन थी. ठीक है. देन व्हाट डिड रदरफोर्ड एक्सपेक्ट बिफोर द एक्सपेरिमेंट.
ठीक है। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो उससे पहले उन्होंने क्या सोचा था कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो ये कुछ 3 बात थी हमारी। मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज 4u। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो वेट होता है, मास होता है अल्फा पार्टिकल्स का, वो 4 होता है। यू व्हाट इज यू? एटॉमिक मास, ठीक है, 4 एटॉमिक मास होता है। व्हाइल दैट ऑफ द प्रोटॉन इज 1u। लेकिन हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन क्या होता है, जो जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनका मास कितना था? 1 होता है। दैट मीन्स कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हैवियर है किससे? प्रोटॉन से। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, रदरफोर्ड एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड डिफ्लेक्ट अ लिटिल बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। उन्होंने सोचा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, मतलब जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर जाएंगे। कैसे? बाय, मतलब ज्यादा नहीं, छोटी छोटी उसमें, पर बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। उस गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम प्रेजेंट थे, कौन से? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी वजह से क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। बट सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, ही did not expect to see large reflection। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स से काफी हैवी थे, किससे? प्रोटॉन से। तो इससे क्या हुआ? तो फिर ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई नहीं हुई, जिससे जो उन्होंने सोचा था वो चीज बाद में नहीं हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? जो चीज उन्होंने एज्यूम करी, एक्सपेक्ट करी, वो बाद में एज इट इज नहीं हुई, चेंजेस आए थे। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का वेट क्या था? हैवी था, कंपेयर करेंगे हम प्रोटॉन से। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें रही। अभी तक हमने डिस्कस करा था उन्होंने क्या चीजें सिलेक्ट करी, क्यों करी, फिर उन्हें क्या क्या चीजें देखने को मिली उसके अंदर, देन उन्हें क्या एक्सपेक्ट करा था अपने एक्सपेरिमेंट से पहले। अब हम ना इनमें ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन देख लेते हैं कि मैं इनमें मिला क्या, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे उनकी। पहले जो तो क्या था? मोस्ट ऑफ स्पेसेस इनसाइड एटम वाज एम्प्टी। अगर मान लो कि मेरा एटम है तो इसका मोस्ट ऑफ द स्पेस मतलब क्या? खाली है। फॉर एग्जाम्पल कि ये रूम है, देन इस रूम में क्या है? सिर्फ मैं हूँ और एक बोर्ड है, बाकी इसके अलावा रूम में कुछ नहीं, मतलब पूरा रूम क्या? एम्प्टी है। सो एटम क्या था? एटम में ना मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या था? खाली था। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स में क्या थी? हाई एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे। तो जब वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे तो क्या था? वो स्ट्रेट कर जाते ना, गोल्ड फॉइल से ना पास थ्रू कर जा रहे थे। ये नहीं करते कि वॉल्यूम चक्कर काट रहे हैं, उससे पास थ्रू कर गए बाहर को, नेट बाहर को पास थ्रू कर गए। इसलिए क्या हुआ? उनके अंदर स्पेस, अभी स्पेस रहा नहीं, क्योंकि वो तो चले गए, जा रहे हैं वो गोल्ड फॉइल के थ्रू। जब वो स्कैटरिंग हो रही है एक जगह अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो जा रहे हैं। डेट मीन्स कि मतलब पूरा जो एटम है भरा हुआ नहीं है, कहीं कहीं पे उसकी जो कहीं कहीं पे स्पेसेस जो है फिल है, बाकी खाली क्या है? सारे एम्प्टी है। देन उसके बाद क्या था? पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। मतलब जो ये वाला चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन वाला, क्या था? वो बहुत ज्यादा कम स्पेस ले लेते। डजंट मीन कि मान लो ये ना, इसको देखते हैं, ये क्या रूम है, ठीक है, खूब अच्छा ठीक ठाक तो रूम है। देन उसके अंदर सिर्फ ये मैंने क्या? पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे में सिर्फ यही चीज प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज्यादा लेस स्पेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है। या बोर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। इस रूम में बोर्ड है, पर बोर्ड में जो रूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोर्ड ने भी क्या ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस क्या? एम्प्टी है। और क्या है कि और जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले चार्ज ने कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। दिस इज बिकॉज ओनली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल एंड सम एंगल्स। क्योंकि कुछ ही पार्टिकल्स से जिन्होंने डिफ्लेक्ट करा, अपने डायरेक्शन चेंज करी, बाकी जो थे क्या थे? स्मॉल एंगल में चेंज हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ था? जो स्पेस था बहुत कम ऑक्यूपाई हो गया था। All mass of atom and positive charge was concentrated in very small volume of atom called nucleus। जितना भी चार्ज था बहुत ही छोटी सी जगह पे ना क्या होता? स्किटर हुआ था, ब्रश रहा था। कौन सा? न्यूक्लियस में। जो थॉमसन के मॉडल से पहले उसमें भी हमने डिस्कस करा था इसके बारे में, न्यूक्लियस के अंदर सारा मास प्रेजेंट है एटम का। इट मीन्स कि इसमें भी क्या था कि ऑल मास ऑफ एटम, जितना भी मास है, जितना भी वेट है किसका? एटम का, and positive charge was concentrated in very small volume।
किसके अंदर था? एक छोटी सी वॉल्यूम के अंदर, दैट इज the volume of atom, that is nucleus. ठीक है, then this is because very less alpha particles were reflected back at 180 degree. मतलब कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो ऐसे को बेंड हुए, बाकी तो सारे ऐसे चलते चले गए। कुछ ही थे जिन्होंने एंगल बनाया, मतलब कुछ ही थे जो ऐसे वापस रिफ्लेक्ट करते रिबाउंड हुए थे। ठीक है, देन इतनी हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, 3 ऑब्जर्वेशन देखी हमने। पहली क्या थी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या एम्प्टी है, खाली है। दूसरा क्या था कि जो कहा था पॉजिटिव चार्ज ने क्या था, बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तीसरा क्या था, जो सारा जो मास है ना एटम का, कहाँ पे सब है? न्यूक्लियस के अंदर है। देन नोट, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट ही एस्टिमेटेड दैट रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 105 मोर देन रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। क्या था कि इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 105 मोर देन द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस। मतलब एटम का जो रेडियस था वो न्यूक्लियस की रेडियस से ज्यादा था, क्योंकि न्यूक्लियस एटम के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको ज्यादा था। अब हम पढ़ते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। अभी तक हमने कुछ चीजें नोटिस करी थी कि इनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, लास्ट हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करा था। अब हमें देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या थे। मतलब हर चीज के मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होंगे। तो ऐसा नहीं था कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था वो सब क्लियर होगा, ठीक है, पूरा ठीक होगा, ऐसा तो नहीं था। कुछ इनके पीछे ऐसी थी ड्रॉबैक्स आई थी। तो हमने पढ़ा था ना कि जो सारा जो एटम का जो मास है कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब उससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स आए, किसी और से रिलेटेड आए तो वो देख लेते हैं। The revolution of the electron in the circular orbit is not expected to be stable. क्या था, जो इलेक्ट्रॉन है ना उन्हें स्टेबल एक्सपेक्ट नहीं करा था। स्टेबल मतलब कि वो अपने, ठीक है, वो अपनी जगह पे स्टेबल है, ज्यादा ऐसे हिल नहीं रहे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। इन्हें स्टेबल नहीं समझेगी, क्या था इज नॉट एज, क्या स्टेबल नहीं समझा। एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। क्या होगा, जो कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होगा? एक्सीलरेशन के अंदर जाएगा। तो ये पार्टिकल है, तो अगर ये कोई पार्टिकल है तो यहाँ से रिवॉल्व करेगा। Then during acceleration charge particles would radiate energy. Acceleration हो रहा है तो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे? एनर्जी रेडिएट करेंगे, ठीक है। एनर्जी, अब एनर्जी को क्या हो रहा है? एनर्जी आ रही है तो क्या हो रहा है? अब जो प्रोसेस है, मान लो किसी के अंदर एनर्जी आ गई अचानक से, तो मतलब उसके अंदर कुछ काम करने की तीव्रता आ गई, ठीक है, इतनी एनर्जी आ गई उसमें वर्क को परफॉर्म करने की। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो जो अब इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, छोड़ देगा। अब किसी के अंदर होता है ना कि कोई एथलीट है, वो रनिंग करते 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 थक गया, तो क्या होगा? टाइम पे वो रुक जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो एक टाइम पे क्या होगा? वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, क्योंकि अब देखा जाता है कि अगर ऐसे रिवॉल्व करते हैं ऐसे, तो जब भी मान लो कि अगर एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे वो फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। देन अगर उसमें फॉल कर गए तो उसके बाद क्या होगा? The atom should be highly unstable and hence matter would not exist. अगर सभी चीज स्टेबल ही नहीं होगी, मतलब अगर ये रूम स्टेबल नहीं होगा अपनी जगह पे, तो ये रूम कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। अगर इसके अंदर जो एटम है वो ये कुछ भी उसके जो पार्टिकल्स अपनी जगह पे नहीं रहेंगे तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि सब पार्टिकल्स तो अपनी अलग 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 भाग रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई पार्टिकल अपना भी यूनिटी बना के नहीं रह पा रहा, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इस वजह से क्या आते हैं कि ड्रॉबैक्स आ गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये सब चीजें क्या नहीं होंगी। तो मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। तो मैटर क्या फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मैटर क्या है? जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए उस चीज का मतलब आपस में कंबाइंड होकर कुछ चीज बनाना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एटम एक ऐसी स्टेट है जिसको हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं नेक्ड आई से। We know that atoms are quite stable. इसलिए हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं होते हैं। अनस्टेबल होंगे तो वो जो चीज मतलब वो जो मैटर फॉर्म कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है बोहर मॉडल का एटम। मतलब बोहर का जो मॉडल था एटम से रिलेटेड वो क्या था?
फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, इससे पहले हमने डिस्कस करा था रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, देन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए थे। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, J.J. थॉमसन, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। इन्होंने कोई ऐसे कंफर्म थ्योरी दी थी, इन्हें कहा था पोस्टुलेट दे रहा हूँ, डेट मीन्स कि हाँ ठीक है ये मेरी तरफ से चीजें हैं, बाकी तुम देख लो ठीक है या नहीं। तो मैं क्या था, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होगा, कुछ ही ऑर्बिट क्या हम माने जाएंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट मान जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, जिसमें जो अलाउड होंगे किसके अंदर, एटम के अंदर अलाउड होंगे। कौन से, डिस्क्रीट वाले। अब डिस्क्रीट क्या है, अब जैसे ऑर्बिट है तो क्या है, डिस्क्रीट मैनर में, टूटे हुए मैनर में। अगर हम बात करते हैं स्लाइड की, तो स्लाइड क्या होती है, कॉन्टिन्यूस मैनर में होती है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता। मतलब हम बात करें स्टेयर्स की, तो स्टेयर क्या होती है, डिस्क्रीट मैनर में होती है, ऐसे फिर ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। इट मीन्स कि वो क्या कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट मैनर में है। सो अगर वो डिस्क्रीट मैनर में है तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। डिस्क्रीट मैनर में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व, तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएट करेंगे बहुत ज्यादा। फिर एनर्जी रेडिएट करने से क्या होगा, उनकी एनर्जी एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो एक टाइम पे आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, जिसके अंदर कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन उसके बाद क्या था, while revolving in discrete orbits the electrons do not radiate energy। इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं कर एनर्जी नहीं रेडिएट करते जब वो किस में, ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। देन these orbits are और shells, इन ऑर्बिट को हम शेल्स भी कहते हैं, के शेल, एम शेल, एन शेल, एल शेल। these orbit और shells are called energy level, इनको क्या कहते हैं, ये these are known as energy levels, है ना। अब एनर्जी लेवल ठीक है, बात करते हैं अब हम पे ना, जो शेल है ऐसे होती है, जो अंदर वाली होती है वो होती है के, जिससे हम या तो अल्फाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं। तो ये के शेल हो गई। देन ये न्यूक्लियस का हमारा बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। मतलब जो सबसे पास कौन सा है, के शेल प्रेजेंट है सबसे पास, सबसे उसके बाद कौन सा प्रेजेंट है, एल शेल, देन कौन सा प्रेजेंट है, एम शेल, देन एन शेल। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो किस में एनर्जी ज्यादा होगी, किस में कम होगी। एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बाहर वाले शेल में, इस शेल में एनर्जी किस में होगी सबसे ज्यादा, बाहर वाले शेल में। मींस अगर हम एनर्जी बात करें तो ऐसे होगी, के से बड़ी होगी एल में, एल से बड़ी होगी एम में, और एन से बड़ी होगी एन में। जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उसमें। These ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, एनर्जी लेवल बोले जाते हैं। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर। क्या था कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो एनर्जी लेवल्स थे क्या थे, हमारे ऑर्बिट से जो भी थे ये हमारे इस गिवन फिगर में गिवन है, जो भी हमने डिस्कस कर लिया है। देन लास्ट जाते, दीज ऑर्बिट और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। ये कहते हैं वही लाइन बोली इसने कि ये जो ऑर्बिट और शेल्स है लेटर से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, या तो के एल एम एन, अगर लेटर से नहीं हो रहे हैं तो नंबर से किए जाते हैं, दैट इज 1 2 3 4। आप इसको एन 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, के एल एम एन, बट के एल एम ना थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल रखना। अब बारी आती है नेक्स्ट न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है क्या है, न्यूक्लियस के बारे में पता था, पढ़ा था हमने, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, बट ये न्यूट्रॉन क्या है। वर्ड तो थोड़े देखने में सिमिलर से लग रहा है और साउंड भी सिमिलर ही कर रहे हैं थोड़े थोड़े। इन 1932 जे चार्विक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैड नो चार्ज। 1932 में ना एक साइंटिस्ट ने क्या करा, एक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर करा जिसमें या तो कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था। सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटा, तो क्या था, सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज। क्या था, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था उसमें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। और मास कितना था उसका, इस सब एटॉमिक पार्टिकल का जितना प्रोटॉन का मास होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1 U। तो क्या बोला इसने, एंड नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के आसपास के क्या था, इसका मास था, वेट था। It was eventually named as neutron। इसका नेम क्या रख दिया इन्हें, न्यूट्रॉन रख दिया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था, जिसका वेट कितना था 1 U।
न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है। किसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, हर एक एटम के अंदर। बट एक इसमें ना क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है ना उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। क्या, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। देन अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, अगर एटॉमिक नंबर, जैसे हम एटॉमिक मास को यू से डिनोट करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन के लिए भी कोई स्पेसिफिक वेरिएबल तो हो गई डिनोट करने के लिए, तो उसके लिए क्या है, एन वेरिएबल है डिनोट करने के लिए। देन द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन। इस एटम का मास है कैसे गिवन है, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब इसका मास ऐसे निकालेंगे, प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके, जो किस में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, जो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके उनके मासेस को, उनके वेट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड देन हमारा किसका मास आ जाएगा, उस पर्टिकुलर एटम का मास आ जाएगा। यहीं तक था हमारा न्यूट्रॉन। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस है जो हमें डिस्कस करना है। बोहर एंड बरी कौन थे ये, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिट्स इन एटम, ठीक है, जो हमने ऑर्बिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा था कि के एल एम एन हमारे ऑर्बिट्स है, 1 2 3 4 हमारे ऑर्बिट्स है। ये दिया किसने था, बोहर एंड बरी ने दिया था। देन द फॉलोइंग रूल्स आर फॉर्म्ड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। एक फॉर्मूला निकाला इन्हें जिससे हम अलग अलग एनर्जी लेवल है शेल पे क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये अगर मेरा ऑर्बिट है के एल एम ये एन, तो यहाँ पे ये मेरी क्या एनर्जी लेवल है, शेल है, पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि एनर्जी लेवल शेल क्या होता है। पहले क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, जो सबसे ज्यादा नंबर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जो गिवन है कहाँ पे, गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। 2n² फॉर्मूला गिवन है, वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, जो बल्कि जो n क्या है, ऑर्बिट नंबर है किसका, एनर्जी लेवल का। एनर्जी लेवल का क्या है, ऑर्बिट नंबर है। क्या है वो 1 2 3 डॉट 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 दैट इज 4। Hence the maximum number of electrons in different shells are as follows। तो अलग अलग शेल में क्या क्या मैक्सिमम नंबर हो सकता है उसका प्रेजेंट होने का। तो बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, तो हमें फॉर्मूला की गिवन है 2n², और हम शेल को किससे डिनोट कर रहे थे, n से डिनोट कर रहे थे। इट मीन्स अगर इस वाले शेल की बात करें के वाले की, तो उसमें n क्या होगा, 1 होगा हमारा, l में क्या होगा 2 होगा, m में क्या होगा 3 और n में क्या होगा 4, तो 2n²। तो अगर हम बात करें पहले वाले शेल की, तो हमने n की जगह 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 2 आ गया। सेकंड ऑर्बिट में हमने 1 की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 इंटू में 4 क्या होगा 8। देन थर्ड ऑर्बिट और m शेल विल बी 2 इंटू में 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 18। 3 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 9 इंटू 2 क्या होगा 18। देन द फोर्थ ऑर्बिट और n शेल विल बी 2 इंटू में 4 टू द पावर 2 32 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके आगे सब चलेगा। अगर बात करते हैं फिफ्थ वाले शेल की, तो उसमें 2 इंटू में 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना होगा 525, 50 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा 2 इंटू में 5 टू द पावर 2 2 इंटू में 25 और क्या होगा 50 हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 2 पॉइंट्स हमें और ध्यान में रखने हैं ये फॉर्मूला बनाते वक्त या फिर ऑर्बिट्स बनाते। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे निकालते हैं, मतलब 2n एक फॉर्मूला था, इसमें हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको हम निकालने के लिए। अब आता है हमारे सेकेंड पॉइंट, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हम रख सकते हैं कि इसमें आउटरमोस्ट शेल में, वो क्या है 8 ही क्यों रख सकते हैं, ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ना उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट की कैपेबिलिटी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की होती है, उससे ज्यादा वो रखेगा तो उसे ऑक्टेट रूल कह लेते हैं। हाँ वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
बट हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या करते हैं, सिर्फ 8 रखते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरी शेल की, के एल एम और ये एन शेल की, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा किसमें प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, 8। इससे ज्यादा नहीं, किसी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि इससे ज्यादा इसको रखे अपने पास। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रखे नहीं जाते। कोई भी शेल हमें गिवन है, कब तक, जब तक कि उसका जो इनर स्पेस है वो फिल आउट नहीं हो जाए। उसका जो ये अंदर का जो स्पेस है ना, इन्हें भी फिल आउट होना पड़ेगा ताकि वो बाहर में अंदर को अट्रैक्ट ना हो जाए। देन दिस क्या था ना, अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसलिए क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना, ये वाले शेल नहीं, बायोलॉजी में केमिस्ट्री वाले शेल जो होते हैं एक स्टेप वाइज मैनर में रखे जाते हैं, फिल किए जाते हैं। स्टेप वाइज मैनर मतलब स्टार्टिंग से फिल करेंगे ताकि ना ऐसा वो बीच में डिस्क्रीट ना आए, कॉन्टिन्यूस लेवल में फिल करेंगे। है तो ऑर्बिट हमारे डिस्क्रीट मैनर में, बट वैसे क्या था, हमें मतलब फिल करते जाना है। अंदर की जो स्पेस है ना पूरा फिल्ड आउट होना चाहिए, बाहर इतना हम पुट कर रहे हैं। तो यही कहते हैं हमारे कुछ 3 रूल थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब इसके आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। वैलेंसी क्या होती है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, एक शेल है, ऑर्बिट है, उसके सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, शेल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, वैलेंसीज के नंबर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकंड क्या, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो शेल है आउटर मोस्ट, उसे हमने बोलते हैं वैलेंस शेल। अब जो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, उन्हें हम कह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electrons present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. The valence electron of an atom take part in a chemical reaction because they have more energy. अभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना एटम के, ये क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि इनके पास ना वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या है, इनके अंदर एटम के अंदर पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी। एनर्जी का जो लेवल होता है उनके पास हाई होता है, क्योंकि ये क्या था, के से ज्यादा एल में होती है, एम से ज्यादा एम में और एम से ज्यादा एन में। तो एन क्या हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे लो एनर्जी किसमें होगी, के में होगी। इसलिए हम एन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसके पास। देन ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करेंगे तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को भी इनसे ज्यादा होगी, मतलब इन सारे इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी इसमें होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है। The combining capacity of an atom of an element to form chemical bond is called its valency. क्या है ये, एक ऐसी कैपेसिटी जिसमें एटम किसी एलिमेंट का, उसमें वो टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है कि वो बॉन्ड बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। मतलब किसी भी एटम में वो कैपेबिलिटी होना या फिर वो चीज होना जिससे वो क्या कर सकता, बॉन्ड बना सकता है, उसे हम वैलेंसी कहेंगे। The valency of an element, the valency of element is, अब valency of element क्या क्या हो सकती है, पहली equal to the number of valence electron, equal to the number of valence electron। valence electron के इक्वल होंगी, valence electron क्या थे, जो outermost orbit में present। then equal to the number of electrons required to complete 8 electrons in valence shell। valence shell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके इक्वल हो सकता है। कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, मैक्सिमम 8 प्रेजेंट होने ही चाहिए। वैलेंसी ऑफ एन मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल की वैलेंसी किसके बराबर होगी, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर एटम के अंदर, उसके इक्वल होगी। देन वैलेंसी ऑफ अ नॉन मेटल किसके बराबर होगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर 3 प्रेजेंट है, तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, किसकी वैलेंसी निकालने के लिए, नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए। और मेटल की वैलेंसी उसी के इक्वल होती है जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
इतने क्या था हमारा वैलेंसी था। अब हमें डिस्कस करना है एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पहला हमारा एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक मास हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास को हम इससे डिनोट कर रहे थे यू से। बट ये एटॉमिक नंबर क्या है। पहला, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं कौन, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना था, 1, एटॉमिक मास 1 यू था। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन it is the number of protons of an atom which determine its atomic number। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। मतलब जितना प्रोटॉन का नंबर होगा, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, जितनी प्रोटॉन की संख्या प्रेजेंट होगी एक न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के जितनी भी एटम्स होंगे उनका सभी एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, डिफर नहीं करेगा एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। देन एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस। एलिमेंट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उन्हें पोजेस करते हैं, अपने पास रख रखे हैं। देन for hydrogen Z is equal to 1 because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन से हमारी टेबल स्टार्ट होती है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो रेड इसका 1 है। कार्बन ना की क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब उसके अंदर जो प्रोटॉन का जो संख्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन की जो जितने नंबर प्रोटॉन प्रेजेंट है उसमें 6 प्रेजेंट है। ये इसके अलावा बात लें हम पोटेशियम की, कैल्शियम की, तो इस हिसाब से ना ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं इसमें लिखे रहते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इनके हिसाब से हीलियम दूसरा एटॉमिक नंबर, एटम ऐसे ना 1 2 एटम 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हमें क्या याद रखना है, जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा उतने उनके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हमें ये देन अब इसके बाद आगे पढ़ना है हमें कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर, द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। जो पूरे एटम का मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे कोई ऐसे डिपेंड नहीं करता है उसका मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो कोई चीज जब वो नेगेटिवली चार्ज है तो फिर कैसे वो किसी का मास या वेट में अपना रोल दे सकती है। देन दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के, मतलब सेंटर में प्रेजेंट है दोनों। जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन स्टेबल रहते हैं, रिवॉल्व नहीं करते, मतलब इस जगह पे। Hence proton and neutrons are also called nucleons, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। Then the mass of an atom resides in its nucleus। जो मास होता है ना एटम किस में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। Then for example mass of carbon is 12U। 12 एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर देखिए तो वो क्या था, 6 था। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन की वैल्यू भी कितनी होगी, 6 ही होगी, और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी कितनी होगी, 6 ही होगी। तो हमें जो इसका मास में कितना है, 12 एटॉमिक मास 12U मिला, because it has 6 protons and 6 neutrons। 6U plus 6U is equal to 12U। The mass of an aluminium is 27U, 13 protons plus 14 neutrons। बात करते हैं हम अभी निकालना हमने कार्बन के मास के बारे में, बट डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम का मास क्या होता है, 27U होता है, क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है इसमें प्रेजेंट वो 13 प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स इसमें 14 प्रेजेंट होते हैं। Then
The mass number is defined as the sum of total number of proton and neutrons present in the nucleus of an atom. जो पूरा जो मास नंबर है किस चीज पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट इज न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उनके सम के ऊपर डिपेंड करता है. अगर 2 न्यूट्रॉन है तो दो न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन तो 4 होगा. मतलब इस हिसाब से उन दोनों के सम के हिसाब से ही हमें किसी भी पर्टिकुलर मास नंबर प्रेजेंट मिलेगा. इतना हमारा मास नंबर. अपन हमें आइसोटोप और आइसोबार के बारे में उनके एप्लीकेशन भी बनेंगी और ये हमारे लास्ट टॉपिक होंगे. आइसोटोप्स. अब आइसोटोप्स क्या होता है? इससे पहले हमने डिस्कस करा था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में. A number of atoms of some elements have been identified. मतलब कुछ एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम अभी तक ढूंढे जा चुके हैं. मतलब किसी एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं. देन विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. कौन से? जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है. दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर का 1 2 3 है तो मास नंबर 1 2 3 नहीं है. उनसे डिफर आ रहे हैं. ठीक है, जो आने चाहिए वो नहीं आ रहे, उनसे डिफर आ रहे हैं. Isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. Isotope कैसे ऐसे डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से कि आइसोटोप्स वो होते हैं एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स. वो एलिमेंट किसी एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट डिफर कहाँ कर जाते हैं? मास नंबर में. मतलब एटॉमिक नंबर जितने एटम होंगे सबके सेम होंगे, मास नंबर सबके डिफरेंट होंगे. देन देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के क्या है? 3 आइसोटोप्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. 3 टाइप्स की क्या होते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं. प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. प्रो मतलब फर्स्ट, ड्यू मतलब सही 2 और ट्राइजन 3. देन many elements consist of a mixture of isotopes. मिक्सचर क्या होता है? जिसमें 2 से ज्यादा पार्टिकल्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. देन many element consist of a mixture of items. कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है? आइसोटोप्स के भी मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं. Each isotope of an element is a pure substance. क्या था इसमें कि जो each आइसोटोप है किसी भी एक एलिमेंट का क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है. दैट मीन्स उसमें कोई मिक्सचर प्रेजेंट नहीं है, वो प्योर है. दैट इज फॉर एग्जांपल गोल्ड आइसोटोप तो नहीं कह रही हूँ, गोल्ड क्या है? प्योर सब्सटेंस है. तो सब कुछ उसमें भी प्योर कहा है. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो सिमिलर होती है बट हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो वो क्या होती है? वो डिफर कर जाती है. वहां पे ये आइसोटोप सेम नहीं होते. क्या क्या पढ़ा हमने? पहला पॉइंट क्या था हमारा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स. मतलब वही थी पहले तो स्लाइड में एक ही चीज है कि एटम के जो सेम एलिमेंट में जो एटम प्रेजेंट है उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट मास नंबर डिफरेंट होंगे. किसमें? आइसोटोप्स में. 3 टाइप के आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. देन क्या था? मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं? आइसोटोप के मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं. देन और क्या होते? प्योर सब्सटेंस होते हैं. जो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है उनकी बट डिफर कहाँ करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर कर जाते हैं. अब इनके एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है. आते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है. मतलब इसका हमें यूज कहाँ पे हो रहा है? आइसोटोप्स का. Since the chemical properties of all the isotopes of an element are the same. मतलब जो chemical properties होती हैं isotopes की वो क्या होती है? सेम होती हैं. Then normally we are not concerned about taking a mixture but some isotopes have special properties. Find them useful of various field. तो कुछ isotopes होते हैं जिनकी जो properties है हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है. तो वो क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं. पहली क्या है? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, मतलब परमाणु में जो धमाके जो बड़े बड़े जो बम या बारूद वगैरह बनाए जाते हैं, सब इन सब चीजों में क्या होता है? यूरेनियम का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल. ठीक है, यूरेनियम को क्या करते हैं? यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. देन एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर.
कैंसर इज अ डेडफुल डिजीज, जिसमें उसको ठीक करने के लिए जो यूज होता है कोबाल्ट का किया जाता है। और कोबाल्ट का यूज ना, कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज टू फिक्स द गॉइटर, मतलब ठीक है ट्रीट करने के लिए किसका, गॉइटर का। गॉइटर एक टाइप की डिजीज होती है जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है नेक में, इस पोर्शन में, जिससे ना ये जो नेक होता है आगे को हो जाता है, ठीक है, आगे को मतलब बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इसको ट्रीट करता है किसका, आयोडीन का आइसोटोप। ये ही तीन सी क्या थी एप्लीकेशन सर, तीन। पहली क्या थी, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है क्या, यूरेनियम। देन कोबाल्ट किस चीज के, कैंसर की ट्रीटमेंट में। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द गॉइटर, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में यूज हो रहा था। अब लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं हमारा आइसोबार। आइसोटोप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, या कह सकते हैं 9th की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का टॉपिक क्या है, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, अल्टा होता है आइसोटोप का। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एलिमेंट के, उसमें मतलब सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसमें क्या था, डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर, मतलब वो चीज जिसमें एलिमेंट भी डिफरेंट है, उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, बट मास नंबर सेम है। डिफर क्या कर रहा है, एलिमेंट ही डिफर कर रहा है, मतलब बोर्ड और इसका पार्कर का दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो भी अलग अलग है, जो इनके एटॉमिक नंबर है, बट इसका और इसका जो मास नंबर है वो सेम है। वो क्या होता है, हमारे आइसोबार्स होते हैं, नोन एज आइसोबार्स। Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars। उन्हें हम isobars कहते हैं। और यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल ले तो वो है हमारे पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन एक्सेट्रा। मतलब ये क्या, ये अलग अलग इनके एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इनके सेम होते हैं, मास नंबर के डिफरेंट हो जाते हैं। और यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।